गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कलेक्शन फ्रेमवर्क की और समझा था कि कलेक्शन के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट अलाउड है। ठीक है, हायरार्की भी हमने देखी थी। अब उस हायरार्की में अगर आपको हायरार्की याद हो तो हायरार्की में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरे लिस्ट की। ठीक है, एरे एरे लिस्ट जो है वो एक लिस्ट इंटरफेस की सर चाइल्ड है। आपने सर एक मिनट रुक जाइए, बीच में इंटरप्ट ना किया करें। तो एरे लिस्ट जो है हमारी वो लिस्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन है। तो शुरुआत जो कलेक्शन की होती है वो एरे लिस्ट से होती है। ठीक है, और एरे लिस्ट जो है इसके बारे में ये बोला जाता है कि जिसका एरे लिस्ट बढ़िया हो गया, मतलब जो एरे लिस्ट को सही से समझ लिया, फिर उसको कलेक्शन के सिंटैक्स की या कलेक्शन में कैसे काम होता है, इसमें कहीं कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सिर्फ अब आपको ये पढ़ना होगा कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, क्यू में क्या होता है, मतलब सिर्फ समझना होगा कि इंटरनल चेंजेस क्या हैं। बाकी सिंटैक्स विंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। पहले बोलिए सदाब, क्या डाउट है आपका? पहले आपका डाउट कवर करें। सर कल आपने पढ़ाया था ना तो सेट का उसका ई नॉन सेट नहीं बताया था आपने। सॉर्टेड सेट और हैश सेट बताया था। देखिए, कलेक्शन की जो हमने हायरार्की बताई है ना, वो एक अच्छी डिसेंट हायरार्की है। अब आप ये ना सोचे कि सिर्फ उतनी ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना। तो पहले हम लोग इतना कवर करेंगे, उसके बाद मैप को कवर करेंगे, फिर हम आपको बता देंगे कि एक्स्ट्रा और क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग का ये गोल रहेगा। तो एरे लिस्ट, अब एरे लिस्ट एक क्या है भाई? एरे लिस्ट एक कलेक्शन है। ठीक है, एरे लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन का मतलब ये हो गया, एरे लिस्ट अगर एक कलेक्शन है, ठीक है, एरे लिस्ट अगर एक कलेक्शन है, कलेक्शन का पर्पस क्या है? स्टोर स्टोर एंड मैनिपुलेट मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को स्टोर एंड मैनिपुलेट करना, ये एरे लिस्ट का या किसी भी कलेक्शन का काम होता है। जब हम एरे लिस्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है, मतलब एरे लिस्ट में स्टोर ऑब्जेक्ट ही होगा, मैनिपुलेट भी ऑब्जेक्ट ही होगा, लेकिन एरे लिस्ट इंटरनली कैसे बिहेव करता है, इस बात को समझना। लेकिन इस बात को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कलेक्शन आप पढ़ते हो, ज़्यादातर जो कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो उसके दो वेरिएंट्स होते हैं। कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के दो वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है जेनरिक कलेक्शन, जेनरिक कलेक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारा नॉन जेनरिक कलेक्शन, नॉन जेनरिक कलेक्शन। तो एरे लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो एरे लिस्ट में भी जेनरिक्स के भी कॉन्सेप्ट आएंगे और नॉन जेनरिक्स के भी कॉन्सेप्ट आएंगे। हालांकि जेनरिक्स ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो जैसे कल हमने आपको कलेक्शन की शुरुआत करी, तो कलेक्शन में हमने बताया कि कलेक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। वहाँ पे एक सब टॉपिक ये बन गया कि अगर कलेक्शन में सिर्फ ऑब्जेक्ट जाता है तो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, जहाँ से एक नया टॉपिक आया रैपर क्लास। आज जब हम कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो एरे लिस्ट में भी आप देखोगे जेनरिक एरे लिस्ट भी होगी, नॉन जेनरिक एरे लिस्ट भी होगी। जेनरिक एरे लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड नॉन जेनरिक एरे लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस तो समझ में आए, एंड दोनों में डिफरेंस समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जेनरिक्स। जेनरिक्स क्या होता है? जेनरिक्स पहले क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक हमारे इस तरह से आते रहे। जैसे कल रैपर को समझा हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे जेनरिक से। जेनरिक पहले मैं आपको बता दूं कलेक्शन शुरू करने से पहले कि जेनरिक क्या है। जेनरिक जावा 5 का एक फीचर है। इट इज़ अ फीचर ऑफ इट इज़ अ फीचर इंट्रोड्यूस्ड 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 इन जावा 5। जावा 5 में ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। जेनरिक से हम अपने कोड को टाइप सेफ बनाते हैं, यूज्ड
फॉर यूज्ड फॉर टाइप सेफ्टी। ठीक है, टाइप सेफ्टी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड जेनरिक्स की मदद से हम अपने कोड को रीयूजेबल भी बनाते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर टाइप सेफ्टी एंड इसी में लिख देते हैं एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अब टाइप सेफ्टी क्या हुआ? टाइप सेफ्टी का मतलब ये है कि रन टाइम पे टाइप मिसमैच का एक्सेप्शन आने से आप बच जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, अभी ऐसे थ्योरेटिकली बताऊँगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो। ध्यान से समझ लेना, पहले जेनरिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट सब पढ़ेंगे। पहले जेनरिक्स क्लियर हो जाए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे आते हैं, मान लो ग्रुप 7 है, बस कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं यार। ठीक है, मेरे पास एक लॉन्च है और मेरे पास एक टेस्ट है। ओके, यहाँ वगैरह है। चलो ठीक है, काम करते हैं। टेस्ट के अंदर एक मेथड रख लेते हैं, टेस्ट 1। टेस्ट 1 रख लिया हमने, टेस्ट 1 रख लिया और इसके अंदर एक रख लिया हमने टेस्ट। ठीक है, 2 मेथड है। एक और इनफैक्ट रख लेते हैं टेस्ट टेस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, इन तीनों मेथड में इन तीनों मेथड में मैं क्या करूँगा, एक एज भेजूँगा, इंट एज। ठीक है, एक एज मैंने भेजा और यहाँ भी मैंने एक एज भेजा। ठीक है, और यहाँ भी एज। ठीक, और एज भेजने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ़ अगर एज की वैल्यू मेरी 18 से कम है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक रिस्पॉन्स देना है और अगर 18 से कम नहीं है, अगर 18 से कम नहीं है, तो भी एक रिस्पॉन्स देना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम काम करना है, यहाँ पे भी सेम। अब ध्यान देना, टेस्ट 1 में अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 है, ठीक है, तो मुझे 3 चीज़ें भेजनी है, ध्यान रखना 3 चीज़ें। वो क्या-क्या है? मान लो मुझे एक भेजना है कि आपका कोड सक्सेसफुली चला या एरर आया। आपका कोड सक्सेसफुली रन हुआ या आपके कोड में एरर आया। सबसे पहली चीज़ आपको ये भेजना है। तो सक्सेसफुली चला या एरर आया मतलब मुझे एक स्ट्रिंग मैसेज भेजना है, ठीक है? दूसरा, एक एक स्टेटस भेजना है कि भाई मतलब एक मैसेज मैसेज मतलब हो गया कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से एक मैसेज आप दे सकते कि एज मतलब इनवैलिड एज। मैसेज का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने क्या भेजा? इनवैलिड। ठीक है, अच्छी बात है। स्टेटस भेज दिया आपने। स्टेटस का एग्ज़ाम्पल ले लो, फेल। फेल या सक्सेस ये स्टेटस हो सकता है, ठीक है? स्टेटस हो गया फेल। और तीसरा मुझे रिटर्न करना है क्योंकि एज लेस से 18 से कम है। तीसरा मुझे एक 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 एक्सेप्शन थ्रो करना है। एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, ठीक है? ये एक्सेप्शन होगा आपके मनचाहा कोई सा भी एक्सेप्शन। मान लो यहाँ मैंने भेज दिया कुछ भी, आई वुड से नल पॉइंटर। यहाँ कस्टम एक्सेप्शन बनाएँगे लेकिन हम उतना नहीं बनाने वाले, तो कोई भी एक्सेप्शन मान लो मैंने यहाँ भेजा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ से रिटर्न कर। अब मुझे आप बताओ 3 चीज़ें कैसे आप रिटर्न कर सकते हो एक मेथड? रिटर्न में तो 3 रिटर्न स्टेटमेंट लग सकता है क्या? क्या जावा के अंदर 3 रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड है या एक ही रिटर्न स्टेटमेंट लगता है? एक रिटर्न सर लगता है सर। हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट तो एक ही लगता है। लेकिन अगर ऐज की वैल्यू 18 से कम है, तो मुझे 2 मैसेज और 1 एक्सेप्शन भेजना। कैसे भेजोगे आप? कोई आइडिया?
हाँ? नो सर। ऑपरेटर का यूज करो सर। नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इनकैप्सुलेशन डेटा बाइंडिंग का यूज़ कर लें। अगर मैं एक ऐसी क्लास बना दूँ रिस्पॉन्स नाम की, और रिस्पॉन्स नाम की क्लास को मैं ऐसा कर दूँ रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी वैल्यू डाल के रिटर्न कर दूँ, तो एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग और यहाँ पे न्यू नल पॉइंटर, तो हो जाएगा, यस हाँ सर। सर। है ना? कुछ इस तरह से एक्सपी ऑकर, इस तरीके से आप कुछ रिटर्न कर सकते हो। मतलब हमें एक रिस्पॉन्स क्लास बनाना होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली मैं एपीआई जब बनाऊंगा तो वहां यूज करूँ यही चीज। तो ये खेल है भाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, देखो रियल टाइम में ना, जब आप कोई एपीआई को हिट करते हो या किसी एक्सटर्नल किसी सर्विस को आपने चलाया, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक आउटपुट दिया जाता है, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। क्या एक मैसेज दिया जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, स्टेटस कोड दिया जाता है, एक स्टेटस भी दे सकते हैं, फेल स्टेटस कोड भी देते हैं। आपने देखा होगा 404, 500 ऐसे स्टेटस कोड होते हैं। वो रेस्ट एपीआई में आपको पढ़ाऊंगा कि कौन से स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है। तो जब भी एक क्लाइंट किसी एपीआई को या किसी एक्सटर्नल वेब सर्विसेज को हिट करता है, और जब हम एपीआई को हिट करते हैं और एपीआई में कोई एरर आता है, तो क्लाइंट को रिस्पॉन्स में एक एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि क्लाइंट समझ पाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई। अब उस इंफॉर्मेशन में एक मैसेज हो सकता है, एक स्टेटस हो सकता है, स्टेटस कोड हो सकता है, और वो एक्सेप्शन भी हो सकता है जो एक्सेप्शन उधर आया है। उसके अलावा और यूज़र की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम लोग पेलोड भी बोलते हैं। यूज़र की इंफॉर्मेशन वगैरह उसको आगे चल के धीरे-धीरे हम लोग एनहांस करेंगे। ठीक है? तो कुछ ऐसा सीन होता है। मतलब आपको रिटर्न में एक नहीं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो हम उस ऐसे में क्या करते हैं, अपनी एक रिस्पॉन्स क्लास बना लेते हैं और उस रिस्पॉन्स क्लास से हम रिटर्न कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो इसको मैं एक्सेप्शन ना बोल के यहाँ बोलूँ कि डेटा, ठीक है? एक हमने मान लो यहाँ पे, अच्छा ये एक्सेप्शन ही चलो बोल, एक एक्सेप्शन भेजा। अब मान लो अब मान लो कि अगर ऐज 18 से कम नहीं है भाई, 18 से ज़्यादा है, तो हम क्या भेजेंगे? तो हम भेजेंगे एक मैसेज, अ कुछ भी, वैलिड ऐज, ठीक है? स्टेटस भेज देंगे सक्सेस, और एक्सेप्शन नहीं भेजेंगे यहाँ। यहाँ पे हम एक एक स्ट्रिंग टाइप का कुछ कोई डेटा भेज सकते हैं, ठीक है? एक एक स्ट्रिंग, या एक, हाँ, इस एक डेटा भेज सकते हैं कि नो एक्सेप्शन ऑकर्ड, ऐसा कुछ भेज सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मैंने क्या डाला? एक स्ट्रिंग डाला, फिर दूसरा स्टेटस का स्ट्रिंग डाला, है ना? ये इनवैलिड एज मैं लिख देता हूँ, इनवैलिड एज डाला, फिर दूसरे स्ट्रिंग में क्या डाला? फेल डाला, और तीसरे में हमने क्या डाला? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब एक एक्सेप्शन टाइप का हमने, मतलब एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट भेज दिया। लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे, तो पहले में तो चलो ठीक है भाई, हम यहाँ वैलिड भेज दिए, वैलिड एज, वैलिड एज। दूसरे में हमने क्या भेज दिया भाई? सक्सेस। तीसरे में हम क्या भेजेंगे भैया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन भेजेंगे या एक स्ट्रिंग भेजेंगे? स्ट्रिंग दे देंगे सर। एक स्ट्रिंग भेजेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग भेजना है। यहाँ पे हम बोलेंगे नो एक्सेप्शन ऑकर। या कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एज की वैल्यू सही है, तो यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट दीजिए। यहाँ पे यूज़र की डिटेल देना है। मान लो एक यूज़र नाम की क्लास है, मुझे यूज़र की डेटाबेस से यूज़र निकाला, यूज़र की डिटेल दिया। तो मान लो यहाँ से हम यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न करना सपोज़ कर लो, यहाँ से हम स्ट्रिंग की जगह यूज़र ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। यहाँ पे
यूज़र डेटा भेजेंगे, यूज़र ऑब्जेक्ट। यूज़र ऑब्जेक्ट कैसा होगा? न्यू न्यू यूज़र, ठीक है? न्यू यूज़र, और यूज़र का ऑब्जेक्ट मान लो है जैसे आईडी, राजू, ठीक है? ये नेम आईडी और राजू लेते हैं। अब आप बताओ कि मेरा जो रिस्पॉन्स ऑफ क्लास है, वो ये दोनों के लिए सेम होगा या अलग-अलग होगा? अलग अलग होगा सर। अलग-अलग होगा, क्योंकि भाई जो रिस्पॉन्स है, उसमें जो फ़ील्ड है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और एक्सेप्शन टाइप की है, और ये जो रिस्पॉन्स है, उसमें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और यूज़र टाइप की है। समझ रहे हैं बाकी लोग? यस सर। हाँ, और निरंजन आए कि नहीं? वो अभी आया था सर, फिर चले गए। इम्पोर्टेंट क्लास के दिन आना-जाना चला है ना, आज इम्पोर्टेंट है तो। अब समझो बात को। अब अब ये समझो कि जो हमारा रिस्पॉन्स है, उसका एक वेरिएंट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक्सेप्शन, एक वेरिएंट है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूज़र ऑब्जेक्ट। कल को भाई यहाँ से हमें रिटर्न करना किसी दूसरे मेथड में, हमारे रिस्पॉन्स का वेरिएंट बदल नहीं सकता है। हो सकता है कि यहाँ से हमें भेजना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, हाँ यहाँ सर। से हो सकता है भाई। अलग-अलग मेथड में अलग-अलग चीज़ें रिटर्न की जा सकती हैं। मैसेज स्टेटस कोड ये तो मान लो चलो हर जगह कॉमन होगा, लेकिन जो तीसरा चीज़ है, कहीं पे एक्सेप्शन रिटर्न करना है, कहीं पे यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, कहीं पे आपको एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। यहाँ पे आप क्या होगा? न्यू एम्प्लॉयी होगा। यस सर। तो अब आप सोचो कि जब इतने सारे हमारे पास वेरिएंट हैं, इतने सारे जब हमारे पास वेरिएंट हैं, हम कितने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाएँगे अब? कितनी रिस्पॉन्स क्लास बनाएँगे? ऐसे तो हम, क्या ये स्केलेबल वे है? स्केलेबिलिटी नहीं होगी ना। स्केलेबिलिटी मतलब कि अगर आपके रिस्पॉन्स के वेरिएंट बढ़ रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ाना पड़ रहा है। इसको क्या बोलोगे? स्केलेबिलिटी बोलोगे या स्केलेबिलिटी इश्यू बोलोगे? स्केलेबिलिटी इशू है। इश्यू है ना ये, क्योंकि आपका जब जो रिस्पॉन्स का वेरिएंट है वो बढ़ रहा है, कहीं आपको एक्सेप्शन रिटर्न करना है, कहीं यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, कहीं एम्प्लॉय रिटर्न करना हो सकता है, कहीं स्ट्रिंग रिटर्न करना हो सकता है, कहीं मैप रिटर्न करना हो सकता है, कहीं कलेक्शन कुछ दूसरा रिटर्न करना है। तो भाई इतनी सारी चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बड़े प्रोजेक्ट्स में रिटर्न करते हैं, तब तो ऐसा होगा तो 50 तो खाली मेरा रिस्पॉन्स ही ऑब्जेक्ट बन जाए। तो अगर आपका रिस्पॉन्स एक तरफ से बढ़ रहा है, तो आपका कोड नहीं बढ़ना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हाँ, ये जो आपने अप्रोच यूज़ किया वो स्केलेबल अप्रोच है। अगर रिस्पॉन्स के साथ-साथ रिस्पॉन्स क्लास भी बढ़ने लगे, दैट इज़ नॉट स्केलेबल। स्केलेबिलिटी के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेनेरिक्स का कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक ही रिस्पॉन्स क्लास बनाएँगे, लेकिन हम सब कुछ रिटर्न कर पाएँगे। देखो कैसे? अभी आपने समझा कि भाई जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उस हिसाब से तो हमें कई सारी रिस्पॉन्स क्लास बनाना पड़ा। बट अब जेनेरिक्स की वजह से हमारी एक ही क्लास रीयूजेबल होगी। कैसे? देखो, ये टेस्ट को ही मैं सॉरी, टेस्ट को नहीं, एक नया बनाना पड़ेगा ना। ये ये क्या है यार? माई ड्राइवर क्या है? तो इसको डिलीट, एक यहाँ पे बनाते हैं रिस्पॉन्स नाम की क्लास, रेस्पॉन्स, ठीक है? रिस्पॉन्स नाम की क्लास बनाएँ। इसमें एक चीज़ तो पक्की है भाई कि एक हमारा स्ट्रिंग मैसेज होगा, स्ट्रिंग मैसेज। दूसरी भी चीज़ पक्की है कि एक स्ट्रिंग में स्टेटस होगा, ठीक है? तीसरी चीज़ पक्की नहीं है भाई, एक्सेप्शन भी हो सकता है। एक्सेप्शन होगा तो आप कैसे लिखोगे? प्राइवेट प्राइवेट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऐसे करोगे या रन टाइम एक्सेप्शन लगाओगे? अगर भाई एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय लगाना पड़ेगा, अभी एम्प्लॉय है नहीं मेरे पास। यूज़र होगा तो यूज़र लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। अब जो मैंने दे दिया, फिर उसी टाइप में आप इस क्लास को यूज़ कर सकते हो। अनदर टाइप में यूज़ करने के लिए अनदर क्लास बनानी पड़ेगी। इसके लिए जेनेरिक्स बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम देंगे प्राइवेट टी की या प्राइवेट टी टाइप का डेटा। अब यार ये टी टाइप का डेटा क्या है? ये रन टाइम पे हम डिसाइड करेंगे। तो ये जो है ये टी, आप अपने रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पे एक टी दे देंगे। टी स्टैंड्स फॉर टाइप।
हम यहाँ पे पहला तो मेरा डेटा है मैसेज स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा डेटा है स्टेटस स्ट्रिंग टाइप का, तीसरा डेटा है डेटा, लेकिन किस टाइप का वो अभी डिसाइडेड नहीं है। नहीं। हाँ, ये टी टाइप का है। ये टी क्या है, यही इसी को बोलते हैं जेनरिक। दिस इज माई जेनरिक क्लास। एंड इस टी में आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, एक्सेप्शन स्ट्रिंग कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब मैं इसका पहले क्या करता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड सेटर एंड गेटर्स। ठीक है, गेटर एंड सेटर्स एंड टू स्ट्रिंग। इतनी चीजें हम हमेशा बना लेते हैं, जिसमें जो भी यूज पड़ेगा यूज कर। ठीक है, तो मामला ये है भाई टी। अब देखो मैं कैसे रिटर्न करूँ। पहले से मुझे भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन रिटर्न करना था, अगर एज 18 से कम होगी। मैं ऐसे करूंगा, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, स्ट्रिंग मैसेज स्ट्रिंग स्टेटस और टी, ये वाला कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को डालेंगे। कैसे भाई? सबसे पहले मैसेज डालना है, हमने डाला कि भाई इनवैलिड एज। ठीक है, एज आपकी इनवैलिड है। दूसरा डालना है भाई हमें फेल, क्योंकि भाई इनवैलिड एज है तो स्टेटस हो गया फेल। एंड तीसरा बड़ा कमाल का है, वो टी टाइप का है, कुछ भी वहां पे दे सकते हो। हमने यहाँ दे दिया न्यू न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हालांकि नल पॉइंटर आप मत देना, आप अपना कस्टम एक्सेप्शन बना लेना। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को। और यहाँ से हम एक मैसेज भी दे सकते हैं नल पॉइंटर के द्वारा कि एज इनवैलिड। ठीक है, या इनपुट मिसमैच दे देते हैं, नल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इनपुट मिसमैच मिसमैच एक्सेप्शन है। और यहाँ पे अपना कुछ एज शुड बी लेस देन एज, या कुछ भी ऐसे दे दो EXP। इस तरीके से आपने क्या देखा, एक मिनट, एक ब्रैकेट मिसिंग है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो मेरा ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्स क्लास है, वो जेनरिक क्लास है। और ये जो हमारा टी है उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये रियूजेबल क्लास बन गई। अब हम रिटर्न टाइप को वॉइड से रिस्पॉन्स टाइप का कर देंगे, रिस्पॉन्स टाइप ऑफ टी। एंड टी में कौन सा टाइप हमने यहाँ से किया है, कौन सा टाइप रिटर्न किया है, इनपुट मिसमैच। इनपुट मिसमैच। हाँ, इनपुट इनपुट मिसमैच अब यहाँ पे दे देंगे। अब क्यों एरर आ रहा है भाई, टी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। अच्छा, यहाँ भी तो देंगे, ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनाया है, इनपुट जे। मिसमैच। अच्छा, अब और भी इसमें और खेल है। ये रिस्पॉन्स आपने बोल दिया कि भाई इनपुट में, एल्स में आपने क्या रिटर्न किया, एल्स में आपको भाई यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था, तो एक यूजर क्लास बना लेते हैं पहले, तभी तो यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे। एक यूजर क्लास बना लेते हैं फटाफट से, यूजर क्लास। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक प्राइवेट इंट टू आईडी, यूजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग टू नेम। ठीक है, फटाफट से इसका कंस्ट्रक्टर बना लो, फील्ड्स सेटर गेटर। ठीक है, एंड टू स्ट्रिंग, जीरो पैरामीटराइज भी रख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। ठीक है जी, कहिए, कोई डाउट है? सर, ये कंस्ट्रक्टर आपको कंट्रोल एस पे शिफ्ट कर रखेगा क्या, शॉर्ट फॉर्म में? वो मैं अभी बता दूंगा, कंट्रोल शॉर्ट शिफ्ट, कट में। हाँ कंट्रोल शिफ्ट एस से बनता है ये यार, ये सब चीजें मतलब क्या ही पूछ रहे हो आप, ऑल्ट शिफ्ट एस है ना, ऑल्ट शिफ्ट एस, ये तो मैं कितनी बार बताया है ना यार, हाँ काम सर। अब काम ही नहीं कर रहा यार, कौन सा सर ये यार। पता नहीं, वो तो खुद। अरे यार तुम पूछे, फिर मेरा काम ही नहीं कर रहा है मेरा शॉर्टकट ही काम नहीं कर रहा यार। ऑल्ट शिफ्ट एस, हाँ ऑल्ट शिफ्ट एस से होता है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से मुझे सेकंड एल से क्या रिटर्न करना, क्योंकि भाई इफ एल से अगर रिटर्न लगा रहे हैं तो इफ में भी रिटर्न होना चाहिए, एल्स में भी रिटर्न होना चाहिए। यहाँ से हमने रिटर्न किया, अब यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनेगा, यूजर इनपुट सर। हाँ यूजर टाइप का,
यूज़र क्लास है तो चाहिए। यूज़र टाइप, ये हमने यूज़र दे दिया एंड यूज़र दे दिया, तो अब मैसेज हमारा है भाई वैलिड एज, ठीक है? मैसेज हो गया मेरा, स्टेटस हो गया मेरा सक्सेस और यहाँ से मैं यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न, ठीक है? यूज़र ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यूआईडी और नेम देना है, यूआईडी हमारी स्ट्रिंग में थी, आईडी इंट में थी शायद, तो हमने यूआईडी दे दिया एक और यहाँ पे एक नेम दे दिया राजू, कुछ इस तरीके। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ से आप जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ से जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, दोनों अलग-अलग है ना? ये इनपुट मिसमैच टाइप का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ये यूज़र टाइप का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। तो रिटर्न टाइप अगर मैं इनपुट मिसमैच से हटा के यूज़र कर लूँ, तो देखो यहाँ से एरर चल गया, अब बट यहाँ एरर आने लगा। तो अब दोनों में क्या किया जाए? तो आप बोलोगे कि एक काम करो, ऑब्जेक्ट टाइप का कर लो, बट ये हम नहीं करेंगे, ठीक है? ये देखो ऑब्जेक्ट टाइप का करें तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है? इनपुट मिसमैच करो, ये भी बोल रहा है कि भाई यूज़र टाइप करो। यहाँ पे हम करेंगे अननोन टाइप। रिस्पॉन्स क्या है? कंपाइल टाइम पे नहीं मालूम। हो सकता है ये वाला भी रिटर्न हो जाए, हो सकता है ये वाला भी रिटर्न हो जाए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क, समझ गए ना जी। खेल? अब दोनों में कोई सा भी रिटर्न दोनों में से हो दोनों सकता में से कोई सा हो सकता है। है। हाँ, ये देखो जेनेरिक का कंसेप्ट। जेनेरिक से क्या हुआ? हम एक ही क्लास को अब एक ही क्लास बनाएँगे, अब भाई किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं। कि मतलब एनी टाइप, आप ऑब्जेक्ट भेजो, एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट भेजो, कलेक्शन भेजो, बस कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ जेनेरिक्स का कंसेप्ट? हाँ सर। एंड टाइप सेफ्टी भी यहाँ आपको मिलेगी। टाइप सेफ्टी ऐसे मिलेगी कि आपको कंपाइल टाइम पे ही यहाँ पे देखिए, आपने अगर ऑब्जेक्ट बनाया है रिस्पॉन्स इनपुट मिसमैच टाइप का, तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा अगर आपने इनपुट मिसमैच के अलावा कुछ और डाला। जैसे अगर मैंने यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट डाल दिया, कंपाइल टाइम पे ही ये चेक कर ले। मतलब टाइप सेफ्टी का मतलब होता है कि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही चेक करके बता देता है कि भाई आपने उसी टाइप में बनाया है कि नहीं बनाया, अपने कोड को उसी टाइप का लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको बोलते हैं टाइप सेफ्टी, कंपाइल टाइम पे टाइप का चेक हो जाना। तो अगर आपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाया है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन टाइप का, तो ये कंपाइल टाइम पे ही चेकिंग, समझ गए? तो ये टाइप सेफ भी है, कंपाइल टाइम पे आपको फौरन एरर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गई भाई, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी डेटा आ जाएगा। अगर मैं न्यू रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टाइप का बना लेता, तो ऑब्जेक्ट मतलब फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट आ जाता ना। हाँ सर। ऑब्जेक्ट मतलब एनी ऑब्जेक्ट आ जाता, तो फिर हम जब उसको कहीं पे रीड करते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई इस रिस्पॉन्स में कौन सा ऑब्जेक्ट, फिर हमें इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ता, लफड़ा होता, चेक करना पड़ता कि ये है तो ऐसा करो, वो है तो ऐसा करो। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट न लगा के ये वाला ज़्यादा प्रेफर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई जैसा ऑब्जेक्ट है आप वैसा डालें। इनपुट मिसमैच रिटर्न हो रहा है तो इनपुट मिसमैच लिखें, यूज़र रिटर्न हो रहा है तो यूज़र लिखें, स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है तो स्ट्रिंग लिखें, एम्प्लॉयी रिटर्न हो एम्प्लॉयी लिखें। इससे आपका प्रोग्राम टाइप सेफ भी है एंड ये तरीका आपका रीयूजेबल भी है। समझ में आया पूरा खेल? यस सर। ये था हमारा जेनेरिक्स का कंसेप्ट। अब जब कलेक्शन की बात आती है, जेनेरिक समझ गए ना? अब जब कलेक्शन की बात आती है तो कलेक्शन भी हम इसी तरह बनाते हैं। कलेक्शन को हम जेनेरिक भी बना सकते हैं, कलेक्शन को नॉन जेनेरिक बना सकते हैं। तो कलेक्शन बनाने से पहले मैं एरे लिस्ट के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जेनेरिक समझ गए ना, तो अब हम जेनेरिक्स को लेकर के आएंगे। पहले जेनेरिक समझ रहे, पर अभी हम तुरंत जेनेरिक में नहीं घुसेंगे, पहले एरे लिस्ट को अब समझते हैं। एरे लिस्ट हेडिंग डालता हूँ, एरे एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट कलेक्शन को आओ समझाएं। अब जितनी भी प्री रिक्विजिट थी कलेक्शन पढ़ने के लिए वो सब हम लोगों ने कर ली। तो अब एरे लिस्ट के बारे में जानते हैं। एरे लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन है। एक कलेक्शन होने का मतलब है कि भाई ये वैल्यूज को इंसर्ट कर सकता है, अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को रख सकता है। तो हर एक कलेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है। जैसे एरे लिस्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इंसर्शन ऑर्डर क्या है। इंसर्शन
ऑर्डर क्या है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे इंडेक्स वाइज ऑपरेशन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इंडेक्स वाइज ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, क्या इस कलेक्शन में डुप्लीकेट्स अलाउड है या नहीं अलाउड है। चौथी चीज़, क्या इस कलेक्शन में नल अलाउड है कि नहीं अलाउड है। हर कलेक्शन में नल नहीं डाल सकते, हर एक कलेक्शन में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, हर एक कलेक्शन में आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा। हर एक कलेक्शन में इंसर्ट किए अगर आपने राजू काजू माजू तो आउटपुट आया आपका राजू काजू माजू, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे भी कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल हैश मैप, राजू काजू माजू डालो, आउटपुट देखोगे माजू राजू काजू, सब इधर उधर आपको आउटपुट मिलेगा। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होने का मतलब है जिस ऑर्डर में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या मुझे उसी ऑर्डर में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इंडेक्स वाइज ऑपरेशन मतलब मैं अगर मेरे 10 साइज का एरे है तो मैं एरे के 7th इंडेक्स का एलिमेंट गेट कर पाऊँ, निकाल पाऊँ। लेकिन हर एक कलेक्शन में इंडेक्स नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कलेक्शन हैं जहाँ इंडेक्स वाइज आप वैल्यू नहीं फेच कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टैक, वहाँ पे सिर्फ टॉप के एलिमेंट निकलते हैं, बीच के नहीं निकाल सकते, तो इंडेक्स सपोर्टेड नहीं है वहाँ। हर एक कलेक्शन में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। जैसे आप सेट इंटरफेस के पास चले जाओ, डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे वो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर जगह नल अलाउड नहीं होता ना, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। एंड एरे लिस्ट के बारे में एक चीज़ आपको जाननी है कि बेस्ट सूटेबल कब है ये, बेस्ट सूटेबल। एंड एरे लिस्ट के बारे में ये भी जानना है कि इंटरनली डेटा का स्टोरेज कैसे होता है, इंटरनल डेटा स्टोरेज मेमोरी लेवल पे, ठीक है। इतनी जानकारी आपको एरे लिस्ट के बारे में होनी चाहिए। मैं बता दूं कि एरे लिस्ट में जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड है, ठीक है। इंडेक्स वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं, यस। डुप्लीकेट्स अलाउड है, यस। नल अलाउड है, यस। बेस्ट सूटेबल होता है ये फास्ट डेटा एक्सेस के लिए, डेटा एक्सेस एंड सॉर्टिंग के लिए। मतलब आप डेटा डिलीट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा इसमें से, हालांकि रिमूव कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। और इंटरनल डेटा स्टोरेज ये यूज़ करता है कॉन्टिग्यूस, कॉन्टिग्यूस GI कॉन्टिग्यूस मेमोरी, ठीक है। कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे आपके डेटा को स्टोर करता है, मतलब बगल बगल में करता है। ये थी पूरी एरे लिस्ट की कहानी। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको एरे लिस्ट का थोड़ा सा सिंटैक्स दिखा दूंगा, देन नेक्स्ट सेशन से हम लोग एरे लिस्ट में और भी डाइव करेंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी पहले हमने आपको दी, बाकी आगे बात करेंगे। एक सिंपल सा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ एरे लिस्ट। ये सब बंद कर लेते हैं हम। एरे लिस्ट कैसे बनेगा भाई, एरे लिस्ट आपका कुछ ऐसे बनेगा, न्यू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट नाम की क्लास है, सीधा एरे लिस्ट बनाइए। एंड एरे लिस्ट को आप जेनरिक बनाएंगे, नॉन जेनरिक में लफड़ा है, हम आगे सेशन में बताएंगे आपको, ठीक है। डिफरेंस आपको एक प्रोग्राम दिखाएंगे। अभी मैं एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की बना, एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का मतलब है कि एरे लिस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या डाल सकते हैं अब, स्ट्रिंग, हाँ सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट टाइप की बना लें तो कई सारी चीज़ें डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी इंटीजर भी सब जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एरे लिस्ट बनाऊं इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप की बना तो सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, अब स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, जेनरिक का कंसेप्ट आप जान। अब यस सर। वैल्यू डालने के लिए ऐड मेथड का यूज किया जाता है, मैंने ऐड किया 1000। यार ये बताओ ये 1000 जो मैं डाल रहा हूं इज इट प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा सर। ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा ये बताओ ये क्या है, इंट ए इज इक्वल टू 1000, ए क्या है, ये तो प्रिमिटिव इंटीजर टाइप। मैं ए डाल दूं तो अब मतलब मैं प्रिमिटिव डाल रहा हूं। हाँ सर, तो बट ये स्ट्रिंग में हो जाएगा ना, अभी ऑब्जेक्ट में। हाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो बॉक्सिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा कि
कलेक्शन में वैल्यू डालने से पहले हम ऑटो बॉक्सिंग करके नहीं डालेंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। ऑटोमैटिकली जब ऐड मेथड में वैल्यू जाएगी, ठीक है? जब ऐड मेथड में वैल्यू जाएगी तो ऑटोमैटिकली वो ऑटो बॉक्स हो जाएगी। अगर मैं इसका ऐड मेथड आपको दिखाऊँ, कंट्रोल एफ, ऐड ऐड मेथड ऐड मेथड ये देखिए ई टाइप का है। अब ऐड मेथड जो है ई टाइप का है, तो अगर आपका कलेक्शन इंटीजर टाइप का है तो ऐड मेथड भी बन गया ना इंटीजर टाइप का। यस सर। इस तरीके से आप ऐड मेथड में, हालांकि ये नहीं, ये वाला मेथड नहीं यूज होता यार, एक और मेथड है, इंट वाला मेथड यूज होता है। अब वो खोजना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ऐड देखो यहाँ इंटीजर, हाँ सॉरी इंट नहीं, इंटीजर टाइप वाला, तो ये ऑटोमेटिकली हाँ ये वही मेथड था, सही है। देखो ये अभी ऐड मेथड किस टाइप का दिखा रहा है, देखिए इंटीजर। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं और यहाँ स्ट्रिंग कर दूं, ये ऐड मेथड स्ट्रिंग टाइप का बन गया। इसका मतलब जेनरिक यूज हुआ है, समझ रहे हैं बात को ना? तो बिल्कुल मैंने सही बोला था। ये ई जो है ये डिसाइड करेगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपने एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का बना है तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो जब कोई प्रिमिटिव आएगी इंटीजर के रेफरेंस में तो इसका मतलब वो ऑटो बॉक्सिंग ही हो रहा है ना, हाँ सर। है ना? हमने वैल्यू वहाँ प्रिमिटिव भेजी, अब वो यहाँ घुस गई सीधे इंटीजर ई में। तो इंटीजर में मतलब कि आप प्रिमिटिव को इंटीजर के रेफरेंस में डाल रहे हो, और हमने ऑटो बॉक्सिंग में यही पढ़ा था कि डायरेक्ट इंटीजर के रेफरेंस में अगर प्रिमिटिव वैल्यू डालें तो उसी को ऑटो बॉक्स कहते हैं। तो ऑटो बॉक्स हो जाएगी ये वैल्यू, इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है? इस तरीके से आप एरे लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऐड आपने कर दिया 1000, तरह से जितनी भी आपको ऐड करना है भाई ऐड कर लो, 1000 2000, ठीक है, 3000 लाइक दैट, एंड फिर आपको सिंपल एरे लिस्ट को प्रिंट कर देना है, आपको आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? एकदम आसान है। अब इसके बहुत सारे मेथड हैं, ऐड है, ऐड ऑल है, इंडेक्स वाइज ऐड करना, रिमूव है, इंडेक्स वाइज रिमूव करना, क्लियर है, इज एम्प्टी है, ठीक है? बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है? कुछ सर्टेन कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले सेशन में। इतना मैं चाहूँगा कि आप जो जेनरिक का कंसेप्ट है, जो मैंने जेनरिक वाला प्रोग्राम बनाया, एक वो प्रोग्राम बना लें, ठीक है? एरे लिस्ट के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया आपको, बस एक शुरुआत की है। तो एक बेसिक लेवल का जितना एरे लिस्ट हमने बताया है, आप इसको समझ के प्रोग्राम बना के रखें, ताकि नेक्स्ट सेशन आपका स्मूथ हो, चीज़ें आप रिलेट कर पाएँ। ठीक है? चलो आज के लिए यहीं रखते हैं।